शादी की चहल पहल खत्म हो चुकी थी। नई नवेली दुल्हन सीमा अब अपने ससुराल में थी। सजी धजी चूड़ियां उसकी पतली कलाइयों से छनक रही थी और माथे की बिंदी अब एक नए रिश्ते की पहचान बन चुकी थी। शादी के कुछ दिन बाद सीमा जब मायके आई तो उसकी आंखों में एक थकावट सी तैर रही थी। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मां की नजरें कुछ और ही बयां कर रही थी। क्या बात है बेटा? मां ने पास बैठते हुए उसका हाथ थामा। कुछ नहीं मम्मी, बस ससुराल में बहुत काम करना पड़ता है। थक जाती हूँ, सीमा ने सिर झुकाते हुए कहा। मां रेखा देवी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए उसकी ठुड्डी उठाई। बस इतनी सी बात? सीमा ने आंखों में जमा मोती छुपाते हुए सिर हिला दिया। फिर थोड़ा और पास आई और फुसफुसाकर बोली, देख सीमा, एक बात ध्यान से सुन। ससुराल में सबको अपने बस में रखने का यही तरीका होता है। सीमा हैरानी से मां की बात सुन रही थी। जब तेरा पति घर पर हो न, तो तू जानबूझकर खूब काम करना, खुद झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, सब अपने हाथों से करना। नन सास को कुछ करने देना, न अपनी ननद को, सब खुद कर लेना। सीमा अब चौंक गई। फिर रवि की आंखों में एक शरारती सी चतुरता चमकी। जैसे ही सुनील ऑफिस चला जाए, तू प्यार से सबको धीरे धीरे बोलकर काम करवाना। सीमा अब ध्यान से सुन रही थी। मम्मी जी से बोलना, मम्मी जी, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है, बर्तन धो देंगी क्या प्लीज? या फिर मम्मी जी, सिर में बहुत दर्द है, सब्जी बना देंगी क्या? और सुधा से कहना, सुधा, मुझे बहुत थकावट लग रही है, छत पर कपड़े डाल दोगी प्लीज? या सुधा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, फर्श साफ कर दोगी क्या? सीमा के चेहरे पर उलझन के भाव साफ थे। प्यार से बोलना, लोग सोचें कि तू बहुत ही सीधी सादी सहनशील बहू है, लेकिन काम सारा करवाना। सीमा कुछ बोलती उससे पहले ही रेखा देवी और आगे बोली, और एक बात और याद रखना, रात को जब तेरा पति लौटे तो उससे कहना, सुनील, मैं बहुत थक गई हूँ। बहुत ही कोमलता से कहना, ताकि उसे लगे कि मेरी बीवी घर में बहुत मेहनत करती है, जबकि असली मेहनत तो दूसरे कर रहे होंगे। सीमा धीरे से बुदबुदाई। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, रेखा, ये तुम अपनी बेटी को क्या सिखा रही हो? सीमा और रेखा दोनों चौंक कर पीछे मुड़ी। वहां लाल जी खड़े थे। पूरे वार्तालाप का हर शब्द उन्होंने सुन लिया था। तुम ये उल्टी सीधी सीख देकर अपनी ही बेटी का भविष्य बिगाड़ रही हो, लाल जी बोले। रेखा देवी ने थोड़ा झुंझला कर कहा, आप चुप रहिए जी, आपको नहीं समझ है घर कैसे चलता है, मुझे मेरी बेटी को सिखाने दीजिए। लाल जी की आवाज में गहराई थी। रेखा, जब तू अपनी बेटी को इतना सिखा रही है, तो यही सब बातें खुद पर क्यों नहीं लागू करती थी? या तेरे ससुराल में सब गुलाम थे जो तूने ये सब नहीं किया? इतना सुनते ही रेखा देवी गुस्से में वहां से उठकर चली गई। कमरे में थोड़ी देर सन्नाटा पसरा रहा। सीमा चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें अब मां की बातों से ज्यादा पापा की कही बातों पर टिकी थी। उसके दिल में एक द्वंद चल रहा था, क्या सही है और क्या सही लगता है। कुछ दिन ससुराल में उसने खूब सेवा की। सवेरे जल्दी उठ जाना, झाड़ू पोंछा, रसोई का काम, सास के पैर दबाना, नंद के बाल बनाना, सबको लगने लगा जैसे बहू नहीं, देवी घर आई हो। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह बदलने लगी। एक सुबह उसने धीमी आवाज में कहा, मम्मी जी, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, लेकिन क्या करें, बाय भी नहीं लगा सकते। घर का खर्चा पहले ही बहुत है, आपकी दवाइयां, पिताजी की दवाइयां, सुधा की पढ़ाई, शादी, फिर देवर जी की पढ़ाई। अब इतने खर्च में कामवाली कहां से आए? उसकी आवाज में थकावट भी थी और चालाकी भी। सास ने आंखों में चिंता के साथ उसकी ओर देखा। तभी सीमा ने पास आकर कहा, मैं हूं ना बेटा, कोई बात नहीं, मैं मदद कर दिया करूंगी। दूसरे ही दिन से सीमा ने भी वही राह पकड़ ली। मम्मी जी, आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है, आप अपने बेटे के लिए रोटियां बना दीजिए ना। मम्मी जी, आज मेरी कमर में बहुत दर्द है, सुबह का झाड़ू पोंछा आप कर देंगी क्या? और इस तरह सीमा ने रोज का काम धीरे धीरे अपनी सास और ननद के सिर डालना शुरू कर दिया थी। लेकिन यह सब होता तब था जब सुनील घर पर नहीं होता। जैसे ही वह ऑफिस से लौटता, सीमा तुरंत किचन में घुस जाती। चूल्हे के पास खड़ी, आंच से लाल चेहरा, माथे पर पसीना। शाम का बचा खुचा खाना दोबारा गर्म करती और चुपचाप थकी हुई सी टोन में कहती, सुनील बैठो, खाना लगा रही हूं। सुनील को यही लगता कि उसकी पत्नी सारा दिन खटती रहती है और बाकी लोग सिर्फ उसके भरोसे बैठे हैं। लेकिन एक दिन दोपहर में अचानक सुनील ऑफिस से जल्दी लौट आया। घर में घुसते ही मसालों की खुशबू आई, पर रसोई में सीमा नहीं थी। माँ, आप खाना क्यों बना रही हो? सुनील ने आश्चर्य से पूछा।
उसकी माँ ने थकी सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती नन, इसलिए उसकी मदद कर रही हूँ। सुनील ने सिर हिलाया। बात आई गई हो गई। सीमा की सहेलियां हंसी ठिठोली में लगी थी। टेबल पर स्नैक्स और ड्रिंक्स सजे थे। सीमा की सास रसोई से बाहर आई। उनके चेहरे पर हैरानी थी। उन्होंने गुस्से को दबाते हुए पूछा, सीमा, ये सब क्या है? अचानक से हमारे घर में पार्टी कैसी? तुमने ना बताया, ना ही मुझसे पूछा। सीमा कुछ बोलती उससे पहले उसकी सहेलियों में से एक ने ठाका लगाते हुए कहा, अरे क्यों सीमा, तुम्हें हर काम के लिए अपनी सास से पूछना पड़ता है क्या? दूसरी बोली, तुम्हारा पति कमाता है, तुम जो चाहो करो यार। हंसी की लहर उठी। सीमा की आंखें गुस्से से लाल हो अपनी सास की ओर देखकर बोली, मम्मी जी, मैं हर काम आपसे पूछकर नहीं कर सकती। मेरा पति कमाता है, मैं चाहे जितना खर्च करूं, आपको क्या? जाइए और जाकर मेहमानों के लिए चाय बनाइए, भराव के। उस दिन पार्टी में हुई बात के बाद सासू मां बहुत शांत थी, लेकिन दिल से आहत। वहीं सीमा अपने अंदाज में और भी उग्र होती जा रही थी। मेहमानों के जाते ही वह तेज आवाज में सास से बोली, मम्मी जी, आगे से एक बात का ध्यान रखिएगा। जब भी मेरी सहेलियां आए तो उनके सामने चाय नाश्ता दे दीजिएगा, लेकिन उसके बाद दोबारा उनके सामने मत आएगा। सास चुपचाप सुनती रही। सीमा के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ एक किस्म का तानाशाही भाव था। क्योंकि सीमा ने ताना मारा, आपको देखकर मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं और मुझे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सास की आंखें भर आई, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कमरे की ओर लौट गई। अगले दिन सुबह सुबह का वक्त था। घर में हलचल थी क्योंकि सीमा और सुनील एक पार्टी में जाने वाले थे। सीमा ने खुद को बेहद खूबसूरत नीली कांजीवरम साड़ी में सजा रखा था। बाल संवार लिए थे, हल्का मेकअप कर लिया था और बस अब निकलने की देर थी। उसी दौरान वह बालकनी से कुछ कपड़े उठा रही थी कि अचानक खेसारी का बड़ा सा भगोना गिर पड़ा और सीधा सीमा की साड़ी पर पानी जा गिरा। वह साड़ी पूरी भीग गई और दाग भी लग गया। ओह नो, सीमा चिल्लाई, ये क्या हो गया? गुस्से से पैर पटकती वह अंदर आई और जोर से बोली, अब क्या करूं? मेरी साड़ी तो पूरी खराब हो गई, अब मुझे कहीं नहीं जाना। सुनील भागकर अंदर आया। क्या हुआ? अरे यार, ये तो पानी गिर गया। चलो कोई बात नहीं, दूसरी साड़ी पहन लो ना। सीमा चिल्ला उठी, अब दूसरी साड़ी आयरन करूं? मैं नहीं कर रही, मेरा मूड ही खराब हो गया है। सुनील ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, तुम मत करो, मैं करवा देता हूं। और वह जोर से आवाज लगाता है, मां। कुछ ही क्षण में सास कमरे में आई। हाँ बेट, सुनील ने सहजता से कहा। मां, सीमा की साड़ी पर पानी गिर गया है, अब उसे दूसरी पहननी है, लेकिन वो आयरन नहीं है और उसका सैंडल भी गीला हो गया है। तो प्लीज आप उसकी साड़ी आयरन कर दीजिए और सैंडल भी सुखा दीजिए। सास ने नजर उठाकर सीमा की ओर देखा। सीमा अपनी जगह चुपचाप बैठी थी, चेहरे पर नाराजगी, मगर अब कहने को कुछ नहीं था। सास ने फिर अपने बेटे की ओर देखा और शांति से बोली, ठीक है बेटा, मैं कपड़ा भी आयरन कर दूंगी और सैंडल भी सुखा दूंगी। वह बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली गई। इन दिनों घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। जहां पहले हर काम में मिलजुल कर हाथ बंटता था, अब वहां सीमा की एक अलग ही हुकूमत चलने लगी थी। हर दिन कोई न कोई बहाना और काम टालने की नई तरकीबें। कभी सिर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी थकान, तो कभी पेट में मरोड़। और इन बहानों की आड़ में सासू माँ और ननद से हर छोटा बड़ा काम करवाया जाता। अब तो हद तब हो गई जब बेटा सुनील भी धीरे धीरे उन्हीं बातों में बहने लगा। उस दिन सुबह का वक्त था। घर की रसोई से चूल्हे की धीमी धीमी सौंधी खुशबू आ रही थी। सासू माँ चुपचाप रोटी बेल रही थी। नाक बह रही थी, जुकाम काफी तेज था। बार बार पल्लू से नाक साफ कर रही थी, पर हाथों का काम नहीं रुक रहा था। पूरे घर का खाना वही बना रही थी, क्योंकि सीमा ने सुबह से ही सिर दर्द की शिकायत कर दी थी और कमरे में बंद पड़ी थी। तभी सुनील रसोई के पास से गुजरा। उसने माँ को देखा और झुंझलाकर बोला, माँ, जब आपको इतना जुकाम है तो रोटी बनाते समय मुंह क्यों नहीं ढकती? आपको कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर हम बीमार पड़ गए तो पूरे घर की हालत खराब हो जाएगी। उसके लहजे में चिंता से ज्यादा ताना था। सासू माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह पल भर को ठिठकी, फिर से बेलन चलाने लगी। इसी बीच सीमा कमरे से बाहर आई और बात सुनकर वहीं खड़ी हो गई। फिर आकर बोली, मैं कितनी बार मम्मी जी से कह चुकी हूं कि मुंह ढककर खाना बनाए।
बुढ़ापे में न जाने कितनी बीमारियां होती हैं, कहीं हमें ना हो जाए। फिर उसने सास की ओर देखकर बनावटी चिंता के साथ कहा, लेकिन मम्मी जी तो सुनती ही नहीं है। मैं भी ज्यादा कुछ कहती नहीं हूँ। लोग कहेंगे कि बहू अपनी सास को डांट रही है। मैं तो अब परेशान हो चुकी हूँ। सास चुपचाप रोटी बेलती रही। आटे की लोई से रोटी बनती रही और चूल्हे की आंच से उसके थके चेहरे पर पसीना बहता रहा, लेकिन आंखें बिल्कुल सूखी थी। शिकायत ना किसी से थी, ना किसी को। शायद आदत हो गई थी सब कुछ सह लेने की। सुबह का समय था। घर में हल्की सी रोशनी थी। सीमा अब तक अपने कमरे में थी। रसोई से चूल्हे की हल्की गूंज आ रही थी, पर आज सासू मां का मन रोटी या चाय बनाने में नहीं लग रहा था। वो धीरे से अपने बेटे सुनील के पास कमरे में आई। चेहरे पर एक थका सा सुकून था, जैसे अब नहीं सहा जाता। बेटा, अब बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए। जरा गांव का टिकट करवा दो। तुम्हारे पिताजी अकेले हैं, उनका भी ख्याल रखना है। और सच कहूं तो अब मेरा मन भी नहीं लग रहा यहाँ। सुनील, जो अभी अभी अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था, अचानक गुस्से में आ गया। उसकी आंखों में सहानुभूति नहीं, उलाहना था। माँ, अगर पापा को आपकी इतनी चिंता होती तो क्या वो अब तक एक बार भी फोन नहीं करते? एक बार भी बोले कि आप गांव आ जाइए? लेने तो कभी आए ही नहीं। अब आप यहाँ रह रही है तो रहिए, जब उन्हें जरूरत होगी वो खुद ही बुला लेंगे। आप क्यों बीच बीच में जाने की बात करती हैं? यह सुनकर मां की आंखें फटी की फटी रह गई। बेटे के लहजे में वो प्रेम नहीं था जो सालों से उसने पाल पोस कर उसमें डाला था। गला भर आया, आंखों से आंसू ढलक पड़े, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। धीरे से अपने कमरे में आई। बिस्तर पर बैठते ही जैसे पीठ सीधी नहीं, दिल सीधा किया हो। फिर अपनी छोटी बेटी सुधा को पास बुलाया। बेटा, पापा को एक बार कॉल तो कर, उनसे बात करना है। सुधा ने चुपचाप मोबाइल उठाया और गांव का नंबर मिलाया। उधर से घंटी गई और फिर रामलाल जी की आवाज गूंजी। अरे, कैसी हो भाग्यवान? बिल्कुल ही भूल गई क्या? मेरी याद नहीं आती क्या? अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रामलाल जी ने अचानक दूसरी तरफ से रुलाई की आवाज सुनी। कुछ देर तक तो वो चौंके, फिर जल्दी से बोले, भाग्यवान, ये क्या? क्यों रो रही हो? बेटा, बहू ने कुछ कहा क्या? सासू मां ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर दिल में जो भरा था वो अब शब्दों के रूप में बह निकला। नहीं जी, कुछ नहीं, बस यूं ही आपकी बहुत याद आ रही थी। अब और नहीं रहा जाता, मुझे अपने साथ ले चलिए। फोन के इस पार रामलाल की आंखें भर आई और उधर मां की आंखों से बरसात हो रही थी। शब्दों से ज्यादा मौन ने कह दिया था कि अब ये घर घर नहीं रहा। रामलाल जी की आंखें नम थीं। पत्नी की रुलाई और अधूरी बातों ने उनका दिल बेचैन कर दिया था। वो कुछ पूछ पाते उससे पहले ही फोन कट गया। अरे भाग्यवान, सुनो तो सही, क्या हुआ? फोन की लंबी बीप की आवाज उन्हें अंदर तक हिला गई। उन्होंने बार बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बिजी आ रहा था। उधर शहर के अंदर दरवाजे की घंटी तेजी से बज रही थी। सुनील की मां ने फोन रख दिया और झटपट दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला तो देखा कि सीमा हाथ में बड़ी बड़ी शॉपिंग बैग्स लिए खड़ी है, माथे पर पसीना और चेहरे पर थकावट। अरे मम्मी जी, आप अभी तक यही हैं? देखिए ना, कितनी सारी शॉपिंग करके आई हूं, बहुत थक गई हूं। फिर बिना किसी संकोच के उसने बैग्स सासू मां के हाथ में थमा दिए। ये सारे बैग्स मेरे कमरे में रख दीजिए, और हाँ, जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को बना दीजिए, बहुत भूख लगी है। सासू मां चुपचाप बैग्स उठाकर कमरे की ओर बढ़ गई। कमर में पहले से ही हल्का दर्द था, लेकिन सीमा की एक बात भी ना सुनने की उसे आदत थी। सीमा किचन की तरफ जाते हुए फिर से बोलने लगी, सीमा, और हाँ मम्मी जी, कल मेरे मायके से कुछ गेस्ट आ रहे हैं। 4 लोग होंगे। आप उनके लिए अच्छे से रहने का इंतजाम कीजिएगा। कमरों में चादरें बदल दीजिए, साफ सफाई भी कर लीजिएगा। सीमा, और उनके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखना होगा। कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ कमी रह गई तो मैं सीधे सुनील को बोल दूंगी कि मम्मी को कहो कि थोड़ा जिम्मेदारी निभाएं। आखिर आप उनके भी मेहमान होंगे। अगर कुछ बिगड़ा तो शिकायत आपके बेटे से ही होगी। सासू मां की आंखें झुक गई। वो न कुछ कह सकी, न कुछ जताया। उन्होंने हल्के स्वर में सिर हिलाया और चुपचाप रसोई में चली गई।
बर्तन धोते हुए आंखें छलक रही थी और याद आ रहा था वो दिन जब इस घर की रसोई में वो बहू बनने आई थी। वही बहू आज उन्हें केवल एक नौकरानी की तरह हुक्म दे रही थी। सासू मां, क्या इसी दिन के लिए सारी उम्र घर संभाला था? क्या यही रिश्ता है सास बहू का? बेटा भी अब कुछ नहीं कहता। रामलाल जी ने आखिर हार मानकर ट्रेन का टिकट बुक करवा लिया। उन्होंने सोचा, अब और इंतजार नहीं। मेरी भाग्यवान तकलीफ में है और मैं दूर बैठा हूं। वो जानते थे कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। अब उन्हें वहीं जाकर सब कुछ देखना होगा। बेटी को फोन किया। बिटिया, मम्मी से कहना मैं परसों आ रहा हूं। बस किसी बात की चिंता मत करे। मैं आ रहा हूं उसे लेने या शायद खुद को समझाने। सीमा आज बेहद खुश थी और उसने अपने मायके वालों के साथ साथ कई मित्रों को भी पार्टी में बुलाया था। घर के ड्राइंग रूम को गुब्बारों, रंग बिरंगे रिबन और चमचमाती लाइटों से सजाया गया था। रसोई में नौकर काम कर रहा था और सासू मां भी उसका हाथ बंटा रही थी। आलू छीलना, चावल छानना, सब्जी काटना। उम्र और थकावट के बावजूद सासू मां की कोशिश यही थी कि बहू की इज्जत में कोई कमी ना आए। उसी बीच सीमा किचन में आकर ठिठकती है और नाक सिकोड़कर कुछ सूंघती है। सीमा, मम्मी जी, आज पार्टी है तो आप खाना बनाए नौकर के साथ, लेकिन जरा ध्यान से। और एक बात और, बाहर मत आएगा। सासू मां ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, कुछ कह नहीं पाई। सीमा, आपके कपड़ों से बहुत गंदी बदबू आती है। अगर आप बाहर आएंगी तो मेरे दोस्त कहेंगे कि क्या मुझे एक नौकरानी भी रखने की औकात नहीं है। इसलिए कृपया खाना बनाएं और अंदर ही रहिए। और जब तक सारे मेहमान खाना ना खा लें, तब तक आप कुछ भी मत खाएगा। सासू मां का हाथ कांप गया। सब्जी काटते काटते चाकू से उंगली कट गई, लेकिन दर्द से ज्यादा सीमा की बातों ने उन्हें छलनी कर दिया। उसी वक्त दरवाजे पर घंटी बजती है। दरवाजा खुलता है। सामने खड़े हैं रामलाल जी। सादा कुर्ता, धोती, एक पुराना थैला और आंखों में चिंता की लकीरें। सीमा और उसके रिश्तेदार मेहमानों के स्वागत में लगे हुए, किसी ने दरवाजे पर ध्यान नहीं दिया। सासू मां रसोई से बाहर आई। उनकी नजर जैसे ही रामलाल जी पर पड़ी, वो वहीं थम गई। आंखों से आंसू बहने लगे। रामलाल जी, मुझे यहां से ले चलिए। मैं थक चुकी हूं। मैं अब और नहीं रह सकती इस घर में। ये मेरा घर नहीं बचा। रामलाल कुछ बोलते, उससे पहले उनके कानों में सीमा की चीखती आवाज पड़ी, जो मेहमानों को कुछ समझा रही थी। लेकिन जैसे ही रामलाल ने सीमा को अपनी पत्नी पर चिल्लाते देखा और उसकी बातें सुनी, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहू, आज तुमने मेरी पत्नी को जो बोला है ना, वो अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरी जिंदगी की साथी है, जिसने घाटी की चहल पहल थम गई। मेहमान भी चौंक कर रामलाल को देखने लगे। उसी समय सुनील भी अंदर आया। उसके चेहरे पर झटका साफ दिखा। सुनील, पापा, आप अचानक? अचानक नहीं बेटा। जब पत्नी रोते हुए मुझसे कहती है कि मुझे यहां से ले चलो, तो कोई पति चुप नहीं बैठ सकता। सीमा, मैंने क्या गलत कहा पापा जी? वो बदबू कर रही थी। मेरे दोस्त क्या सोचते? रामलाल, आवाज में ठहराव लेकिन दर्द के साथ। तुम्हारे दोस्त क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि एक मां का दिल क्या सोचता है। तुमने एक मां को नौकर से भी बदतर बना दिया। सासू मां फूट फूट कर रो रही थी। अब उन्होंने खुद को रोकना छोड़ दिया था। रामलाल जी, मुझे अब यहां नहीं रहना। मैं आपकी परछाई बनकर रहूं, लेकिन जहां आप हो ही रहूं। इस घर में अब कोई अपनापन नहीं बचा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेहमान भी शर्मिंदा से उठकर बाहर निकलने लगे। सीमा की मायके से आए लोग भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो समझ चुके थे कि जो चमक बाहर से दिखती थी, उस घर के भीतर कितना अंधेरा था। सुबह की ठंडी हवा में रामलाल जी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक बेचैनी थी। पत्नी उर्मिला देवी बगल में चुपचाप बैठी थी, लेकिन उनकी भीगी पलकें बहुत कुछ कह रही थी। रामलाल जी बोल, उर्मिला, अब और नहीं। अब हमारी चुप्पी हमारे बेटे बहू को अहंकार में अंधा बना रही है। तुमने बहुत सहा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें एक सबक सिखाएं, जिससे न केवल उन्हें पछतावा हो, बल्कि रिश्तों की अहमियत का भी एहसास हो। उर्मिला ने कांपती आवाज में कहा, मैं अब और एक दिन भी उस घर में नहीं रुक सकती।
लेकिन मैं चाहती हूं कि सुनील को और उसकी पत्नी को खुद अपनी गलती समझ में आए, किसी बहस से नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई से। रामलाल जी बोले, तो फिर वही करेंगे। अब ये खेल हम अपने तरीके से खेलेंगे, लेकिन पूरे प्यार और समझदारी से। भाग, रामलाल जी का घर छोड़ना और योजना। रामलाल जी और उर्मिला देवी अगली सुबह चुपचाप घर से निकल गए, दरवाजे पर एक चिट्ठी छोड़कर। बेटा सुनील, हम गांव वापस जा रहे हैं। हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं और शायद तुम्हें भी हमारी नहीं। अपना ख्याल रखना। जब जरूरत महसूस हो तो खुद आना, तब शायद हम भी मिल जाएंगे। पिताजी और माँ। सुनील और सीमा सुबह उठे तो घर में सन्नाटा था। माँ पिताजी का कमरा खाली था। चिट्ठी पढ़ते ही जैसे सुनील की रगों में झटका सा लगा, लेकिन सीमा ने अनमने ढंग से कहा, अरे छोड़िए, बुढ़ापे में तो गांव ही ठीक है, हमें अब आराम मिलेगा। लेकिन सुनील को चैन नहीं था। उसे बार बार पिताजी की बातें याद आ रही थीं। माँ की आंखें, वो सब जो उसने अनदेखा किया। गांव में पहुंचकर रामलाल जी और उर्मिला देवी ने अपनी जमीन पर एक छोटा सा स्कूल खोलने की सोची। संस्कार, एक नई शुरुआत, जहां बुजुर्ग बच्चों को जीवन के अनुभवों से शिक्षा देते और युवा पीढ़ी को पारिवारिक मूल्यों का पाठ पढ़ाते। उनकी सोच थी, अगर हमारा बेटा हमें नहीं समझ सका तो हम दूसरों के बच्चों को वो सिखाएंगे जो हमें चाहिए था। गांव के लोग उन्हें सिर आंखों पर बिठाने लगे। स्कूल तेजी से चर्चा में आया। कई एनजीओ और मीडिया तक पहुंच गए। रामलाल जी और उर्मिला देवी की छवि एक प्रेरणा स्रोत बन गई। शाम के 7 बज चुके थे। सीमा अपने कमरे के कोने में सिमटी बैठी थी। बगल में पड़ा टिश्यू बॉक्स अब आधा खाली हो चुका था। नाक बंद थी, सिर भारी लग रहा था, पेट में ऐंठन और बदन में टूटन। सब मिलकर शरीर को ऐसा बना चुके थे मानो किसी ने जानबूझकर उसे सजा दी हो। आज 5वां दिन था जब सीमा ने बाहर से खाना मंगाया था। पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन, नूडल्स और आज सुबह का ऑर्डर पनीर टिक्का रोल और कोल्ड कॉफी। सब कुछ उस वक्त अच्छा लगा था जब उसे खुद कुछ बनाना नहीं पड़ा। सासू माँ जब तक घर में थी, वह हर दिन 3 वक्त का ताजा खाना बनाकर रख देती थी, चाहे खुद की तबीयत खराब हो या फिर हाथों में दर्द। उस दिन जब सासू माँ गांव चली गई तो सीमा ने चैन की सांस ली थी। अच्छा हुआ, अब रोज रोज की उनकी बक बक नहीं सुननी पड़ेगी, उसने खुद से कहा था। लेकिन अब उस चुप्पी ने ही घर को काट खाने लायक बना दिया था। सीमा ने अपने सीने पर हाथ रखा, पेट की जलन से आंसू निकल आए। मगर ये आंसू सिर्फ शरीर के दर्द के नहीं थे, ये पछतावे के आंसू थे। उसे याद आया जब एक दिन उसके दोस्त आए थे और उसने सासू माँ से कहा था, आप बाहर मत आएगा, आपके कपड़ों से बदबू आती है, लोग कहेंगे बहू के पास नौकरानी नहीं है। और माँ उस दिन बिना एक शब्द बोले रसोई में घुसी थी और सारा खाना तैयार करके सबसे कोने में बैठी थी। सीमा को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर जवाब दे गया। फिर भी वह दीवार पकड़कर उठी और रसोई की ओर गई। गैस पर तवा रखा, आटा लिया, पर हाथ कांपने लगे। आंसू रोक नहीं पाई। माँ होती तो अभी गरम गरम रोटी बना देती, एक अदरक की चाय दे देती और मेरे माथे पर हाथ रखती, उसने खुद से बुदबुदाया। तभी उसके कानों में माँ की एक पुरानी बात गूंज गई, बेटा, माँ की सेवा कभी कम नहीं होती। जब माँ नहीं होती तब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। सीमा दीवार से टिककर फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उन्हें बहुत सताया, बहुत अपमानित किया, मगर उन्होंने कभी मुझे ताना तक नहीं मारा। उल्टा मेरे लिए हर दिन खाना बनाया, मेरी पसंद के पराठे, हलवा, चाय, और मैंने उन्हें क्या दिया? ताने, हुक्म, जिल्लत। अब पछतावा उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा को जला रहा था। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया, माँ का नंबर डायल किया। उधर से घंटी जाती रही और फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, हेलो बेटा। सीमा कुछ बोल नहीं सकी, बस रो पड़ी। क्या हुआ बेटा? तबीयत ठीक नहीं। सीमा बस एक शब्द कह पाई, हाँ बेटा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत सताया। आज जब आप नहीं हैं तब समझ में आया कि आप क्या थी। माफ कर दीजिए माँ। सावित्री देवी की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने फोन को सीने से लगा लिया। कुछ नहीं हुआ बेटा, रो मत, सब सीखते हैं वक्त के साथ। तू समझ गई, यही बहुत है। लेकिन अब शरीर का ख्याल रख, खाना मत छोड़ना, गर्म पानी पी और आराम कर। सीमा का सिर झुक गया। माँ, आप लौट आए हैं, घर बहुत खाली है और मैं अब बहू नहीं, आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। फोन के उस पार सास के होंठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में ममता का अथाह सागर।
सुनील और सीमा ने एक दिन टीवी पर देखा, बुजुर्ग दंपति ने खड़ा किया संस्कार स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलती है रिश्तों की असली शिक्षा। मीडिया वालों ने इंटरव्यू में पूछा, आपके अपने बेटे ने आपको क्यों छोड़ा? रामलाल जी मुस्कुराकर बोले, वो नहीं छोड़ा बेटा, बस उसकी आंखें अभी खुली नहीं हैं। जब खुलेंगी तो शायद हमारी बाहें भी खुली रहेंगी। ये सुनते ही सुनील की आंखें भर आईं। उसे याद आया वो दिन जब मां बीमार होकर भी खाना बनाती थी, पिताजी की बातें अनसुनी करता था और सीमा के बोलों पर आंख मूंदे विश्वास करता था। सुनील और सीमा दोनों गांव पहुंचे। घर के बाहर बहुत लोग थे, बच्चों की क्लास चल रही थी। सुनील ने मां को देखा जो बच्चों को कहानी सुना रही थी। सुनील घुटनों के बल गिर पड़ा, मां, पापा, माफ कर दो। सीमा भी रो पड़ी, मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या खो दिया। मम्मी जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। रामलाल जी ने आंखें नम करते हुए कहा, गलती करना बुरा नहीं बेटा, गलती को न समझना बुरा है। आज तुमने मान लिया, यही हमारी जीत है। उर्मिला देवी ने दोनों को गले लगा लिया। यह कहानी अभी यहीं तक।